दोस्तों, आज की कहानी है कबूतर और इंसान का बच्चा। क्या कबूतर इंसान का बच्चा पैदा कर सकता है? आइए सुनते हैं ये कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा दौर जब जिंदगी आज की तरह भागती दौड़ती नहीं थी। लोगों की जिंदगियों में एक अजीब सा ठहराव था। ना तो बिजली की तारों का जाल था और ना ही गाड़ियों और मशीनों का शोर। लोग सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने घरों से निकलते और रात को तारों की छांव में अपने आंगनों में बैठकर एक दूसरे को पुराने किस्से सुनाते। उसी शांत दौर में एक बहुत ही बड़ा, घना और पुरसुकून जंगल हुआ करता था। उस जंगल की हवा में एक अलग ही कशिश थी, जैसे वो हवा आपको अपनी तरफ खींच रही हो। वहां की मिट्टी से हमेशा एक हल्की हल्की नमी और सोंधी खुशबू आती रहती थी। हर तरफ फैली हुई गहरी हरियाली और बदलों को छूते हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त, जिनकी शाखें इतनी घनी थीं कि दिन के उजाले में भी जंगल के अंदर एक हल्का सा अंधेरा छाया रहता था। वैसे तो वो जंगल हमेशा खामोश रहता था, मगर उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी गूंज होती थी। सूखे पत्तों की सरसराहट और हवा के चलने की आवाज मिलकर ऐसा लगता था जैसे ये जंगल कोई अनकही कहानी सुना रहा हो। इस जंगल में एक कबूतर और कबूतरी भी थे, लेकिन वो आम कबूतर की तरह नहीं थे, लेकिन लोग उन्हें आम कबूतर ही समझते थे। इसी जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी, जिसका नाम था रतनपुर। मिट्टी की दीवारों वाले छोटे छोटे घर, जिन पर फूस की छतें डली हुई थीं। गलियां बिल्कुल कच्ची थीं, जिन पर से गुजरते हुए लोगों के कदमों के निशान छप जाते थे। घरों के बाहर एक छोटा सा चबूतरा बना होता था, जहां शाम ढलते ही बस्ती की औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए बैठ जातीं और दिन भर की बातें करतीं। इस बस्ती के लोग बहुत ही मेहनती थे। वो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में पसीना बहाते, जंगल की लकड़ियां काटते और पास ही बहने वाली एक नहर से अपने घरों के लिए पानी भर कर लाते। वो नहर उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती थी। उस नहर का पानी इतना मीठा, ठंडा और शीशे की तरह साफ था कि दूर दूर से लोग अपनी प्यास बुझाने वहां आते थे। बस्ती के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस नहर के पानी में कोई ऐसा राज छुपा है जो पीने वाले को एक अजीब सा सुकून देता है। इसी बस्ती में एक मियाँ बीवी का जोड़ा रहता था। उनकी शादी को 15 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन इतने सालों बाद भी उनके घर का आंगन सूना था। उनके यहाँ आज तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। ये सूनापन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था, मगर इस दर्द को दोनों ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से अपनाया था। शौहर एक बहुत ही सीधा सादा, नर्म दिल और खामोश मिजाज का इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान ठहरी रहती थी। वह बस्ती के बच्चों से बहुत प्यार करता था, उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता था। उसे परिंदों से भी बहुत लगाव था। हर गुजरते हुए शख्स से वह इज्जत और अदब से पेश आता। हर रोज सुबह सुबह वह अपना मटका लेकर नहर के किनारे जाता, पानी भरता और फिर वहीं बैठकर परिंदों को अपने हाथों से दाना डालता। उसे परिंदों, खासकर कबूतरों से एक गहरा रिश्ता महसूस होता था। वह अक्सर कहता था, ये परिंदे अपनी चोंच से कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन इनकी आंखें बहुत कुछ समझती हैं। मगर उसकी बीवी का मिजाज उससे बिल्कुल उलट था। वह औरत बहुत तेज तर्रार, कड़वा बोलने वाली और हर वक्त गुस्से में रहने वाली इंसान थी। उसका मिजाज इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि मोहल्ले के बच्चे खेलते हुए भी उसके घर के आसपास जाने से डरते थे। अगर गलती से भी कोई कबूतर या मैना उड़कर उसकी छत की मुंडेर पर बैठ जाती, तो वह तुरंत अंदर से झाड़ू लेकर दौड़ती और चिल्लाते हुए उन्हें भगा देती। उसका बात करने का तरीका ऐसा होता था जैसे उसे दुनिया के हर इंसान, हर जानवर और शायद अपनी खुद की जिंदगी से भी शिकायत हो। जब भी वह अपने शौहर को किसी भूखे को खाना खिलाते या परिंदों को दाना डालते देखती, तो झल्लाकर ताना मारती, खुद के तो बच्चे हुए नहीं जो घर में खेलें। अब क्या इन जंगली परिंदों को ही पालने का इरादा है? घर का अनाज इन जानवरों पर क्यों लुटाते हो? मगर उसका शौहर कभी पलटकर गुस्सा नहीं करता। वह बस एक ठंडी सांस लेता, मुस्कुराता और कहता, इन बेजुबान परिंदों को दाना खिलाने से मुझे सुकून मिलता है। ये हमसे कुछ मांगते तो नहीं। उसकी इस बात पर औरत मुंह फेर कर बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती। उसका दिल जैसे वक्त के साथ साथ पत्थर का हो चुका था। इन सब के बीच एक खास कबूतर था, जो हर रोज उस घर की छत पर आकर जरूर बैठता था।
उस कबूतर का रंग बस्ती के बाकी कबूतरों से बहुत अलग था। उसका रंग हल्का नीला था, सीने पर एक चमकदार दाग था और उसकी आंखों में एक ऐसी गैर मामूली चमक थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ एक परिंदा नहीं है, बल्कि वो इंसानों के जज्बातों को समझता है। वह नीला कबूतर उस घर के आदमी से बहुत ज्यादा लगाव रखने लगा था। जब भी वह आदमी नहर से पानी लेकर घर लौटता, तो वह कबूतर उड़कर उसके आगे पीछे मंडराने लगता। जब वह आदमी थक कर आंगन की दीवार के पास बैठता, तो वह कबूतर भी बिल्कुल उसके करीब दीवार पर आकर बैठ जाता और अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे ऐसे देखता जैसे उसकी खामोशी को पढ़ रहा हो। कई बार तो वह आदमी सच में उस कबूतर से बातें करने लगता। आज आने में देर कर दी? क्या बात है? बहुत भूख लगी होगी। वो अपनी हथेली पर दाना रखकर कबूतर के सामने कर देता और कबूतर बिना किसी डर के उसके हाथों से दाना चुगने लगता। लेकिन शौहर और परिंदे का यह दोस्ताना रिश्ता उस औरत की आंखों में खटकता था। उसे वह कबूतर एक आंख नहीं भाता था। खैर, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। बस्ती में बहुत से बदलाव आ गए। जो बच्चे कभी गलियों में खेलते थे, वो अब जवान हो चुके थे। मिट्टी की कुछ झोपड़ियां अब पक्की ईंटों के घरों में तब्दील होने लगी थीं। नहर के किनारे लगे पेड़ों की शाखें अब और भी घनी होकर फैल चुकी थीं। मगर उस औरत के दिल में कोई बदलाव नहीं आया। ना तो उसके दिल की कड़वाहट कम हुई और ना ही उसकी आंखों में किसी के लिए नरमी आई। उसका मिजाज अब भी वैसा ही सख्त था। सबसे ज्यादा नफरत उसे अब भी उन परिंदों से ही थी जो उसके घर के आसपास भटकते थे। दूसरी तरफ उसका शौहर अब वक्त के साथ और भी ज्यादा खामोश और तन्हा रहने लगा था। उसके चेहरे की वो पुरानी मुस्कान अब फीकी पड़ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में कबूतरों के लिए जो प्यार था, वो आज भी जिंदा था। वह नीला कबूतर अब बस दाना चुगने नहीं आता था, बल्कि वह उस आदमी का एक खामोश साथी बन चुका था। जब वह आदमी उदास होता, तो कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठ जाता। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस औरत के गुस्से को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। दोपहर का वक्त था। तेज धूप खिली हुई थी। आदमी खेतों में काम करने गया हुआ था और औरत रसोई में कुछ काम कर रही थी। घर के आंगन में एक बहुत पुराना अमरूद का पेड़ था। अचानक उस नीले कबूतर के साथ एक और कबूतरी उड़ती हुई आई और दोनों उस अमरूद के पेड़ की एक ऊंची शाख पर आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ देर तक अपने आसपास का जायजा लिया, इधर उधर देखा और फिर अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनके और सूखी घास ला लाकर वहां रखने लगे। सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही उन दोनों ने मिलकर अमरूद के पेड़ की उस घनी शाख पर एक बहुत ही प्यारा और मजबूत सा घोंसला तैयार कर लिया। जब उस औरत की नजर उस घोंसले पर पड़ी, तो उसके तन बदन में आग लग गई। शाम को जब उसका शौहर खेतों से थका हारा लौटा, तो औरत ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। देख लिया तुमने अपने लाडलों का काम? अब इन कबूतरों ने हमारे अमरूद के पेड़ पर पक्का घोंसला बना लिया है। अब ये यहीं बसेंगे। कल को इनके बच्चे निकलेंगे, फिर वो सारा दिन छी छी करके शोर मचाएंगे। पूरे आंगन में गंदगी और बीट फैलाएंगे। मैं बता रही हूं, मैं तंग आ चुकी हूं इन जानवरों से। शौहर ने बहुत ही थके हुए लहजे में उसे समझाते हुए कहा, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? घोंसला उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया है। वो पेड़ों पर ही तो रहेंगे। वो तुमसे कुछ मांग तो नहीं रही है ना? उन्हें रहने दो। रहने दूं? कभी नहीं। औरत ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कल सुबह ही एक बड़ा सा बांस लेकर आऊंगी और उस घोंसले को तोड़कर नीचे गिरा दूंगी। झाड़ू मार मार कर दोनों को यहां से भगा दूंगी। बहुत सह लिया मैंने तुम्हारी इन हरकतों को। ये सुनकर उस सादे मिजाज आदमी का सब्र पहली बार टूट गया। सालों से चुप रहने वाले उस इंसान ने पहली बार अपनी बीवी पर गुस्सा किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने सख्त आवाज में कहा, खबरदार, जो तुमने उस घोंसले को हाथ भी लगाया, वो बेजुबान है। वो किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? तुम हर किसी से बस लड़ना जानती हो। इस घर में तुमने नफरत के अलावा कुछ नहीं रखा। अगर उस घोंसले को कुछ हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। औरत एकदम सन्न रह गई। उसने अपने शौहर को आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। पहली बार उसके लहजे में इतनी सख्ती थी। वह औरत उस वक्त तो चुप हो गई और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने सामने से घोंसला तोड़ा, तो उसका शौहर उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन चुप रहने का मतलब यह नहीं था कि उसने हार मान ली थी। अंदर ही अंदर उसने एक बहुत ही खतरनाक और भयानक चाल सोच ली थी। अगली सुबह
जब सूरज निकलते ही उसका शौहर अपना हल लेकर खेतों की तरफ निकल गया, तो वह औरत दबे पांव अपने कमरे के एक अंधेरे कोने में गई। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसने पेटी खोली और उसमें से एक छोटी सी पुरानी शीशी निकाली। उस शीशी में खेतों के कीड़े मारने वाला एक बहुत ही तेज केमिकल भरा हुआ था। ये एक ऐसा धीमा मगर खतरनाक जहर था जिसकी कुछ बूंदें ही किसी की भी जान लेने के लिए काफी थीं। औरत के चेहरे पर एक भयानक सी शांति थी। उसने एक मिट्टी का चौड़ा सा बर्तन यानी परात लिया, उसमें ताजा पानी भरा और उस शीशी में से वो झर उस पानी में मिला दिया। पानी का रंग थोड़ा सा बदला, लेकिन फिर बिल्कुल साफ हो गया। वह औरत उस जहरीले पानी के बर्तन को उठाकर ले गई और छत के उसी कोने में रख दिया जहां वो नीला कबूतर और उसकी साथी कबूतरी अक्सर पानी पीने आते थे। बर्तन रखने के बाद वह औरत छत के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, बस एक नफरत भरी उम्मीद थी कि कब ये परिंदे पानी पिएं और तड़प तड़प कर मर जाएं। कुछ ही देर में वो नीले रंग का कबूतर और कबूतरी अपने घोंसले से उड़े और छत पर आकर बैठे। वो दोनों धीरे धीरे उस बर्तन के पास पहुंचे। औरत की धड़कन तेज हो गई। कबूतर ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच नीचे की, मगर अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही कबूतर की चोंच पानी की सतह के बिल्कुल करीब पहुंची, वह झटके से पीछे हट गया। कबूतरी ने भी आगे बढ़कर पानी पीना चाहा, लेकिन वो भी अचानक सहम कर पीछे हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो औरत दरवाजे के पीछे से हैरान खड़ी यह सब देख रही थी। कबूतर एक बार फिर बर्तन के पास आया। उसने अपना सिर बर्तन के पास किया, लेकिन इस बार भी उसने एक बूंद पानी नहीं पिया। वो बिना पानी पिए फड़फड़ाते हुए वापस उड़े और अपने अमरूद के पेड़ वाले घोंसले में जाकर बैठ गए। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। उसे गुस्सा भी आ रहा था और अंदर ही अंदर एक खौफ भी महसूस हो रहा था। उसे क्या मालूम था कि इन बेजुबान परिंदों के पास भी एक ऐसी समझ होती है जो शायद इंसानों के पास भी नहीं होती। शायद उन्हें पानी से उठने वाली उस हल्की सी गंध से एहसास हो गया था, या शायद वो यह समझ गए थे कि जिस घर में सिर्फ नफरत पलती है, वहां रखा हुआ पानी भी जहर हो सकता है। शाम को जब उसका शौहर लौटकर आया, तो औरत ने उससे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, मगर उसकी दिमागी खुराफात रुकी नहीं थी। जहर काम नहीं आया, तो अब उसने अपने आप से कहा, अब मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूंगी जिससे ये परिंदे खुद ब खुद ये घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएं। लेकिन इस औरत की नफरत सिर्फ परिंदों तक ही सीमित नहीं थी। बस्ती में इंसानों के रूप में भी उसके दुश्मन मौजूद थे। असल में बस्ती के दूसरे किनारे पर एक और परिवार रहता था, जो कभी इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हुआ करते थे। एक वक्त था जब दोनों घरों में आना जाना, खाना पीना और सुख दुख सब साझा होता था। मगर वक्त की गर्दिश और इस औरत की कड़वी जबान की वजह से एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उस रिश्ते को हमेशा के लिए एक गहरी दुश्मनी में बदल दिया। हुआ कुछ यूं था कि कुछ साल पहले बस्ती में किसी की शादी की बड़ी दावत थी। वहां पूरा गांव जमा था। दावत के दौरान किसी छोटी सी बात पर इस औरत ने सबके सामने उस रिश्तेदार घर की एक औरत की बुरी तरह बेइज्जती कर दी थी। बात बस इतनी सी थी कि उस औरत ने खाने के बाद बर्तन सही से साफ नहीं किए थे। मगर इस औरत ने उस छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया, इतना शोर मचाया और ऐसी कड़वी बातें कहीं कि पूरी बस्ती में उस परिवार का मजाक बन गया। मार पिटाई, लाठी डंडे सब हुआ। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फटा। उस दिन के बाद से उन दोनों घरों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत ही गहरी दुश्मनी पनपने लगी। इस औरत का शौहर भले ही कितना भी सीधा था, मगर अपनी बीवी की वजह से उसे भी उस दुश्मनी का हिस्सा बनना पड़ा। वो दूसरा परिवार बहुत ही चालाक, दुनियादार और खतरनाक था। उन्होंने अपनी बातों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिलों में एक गहरा जहर भर लिया था। वो बस उस दिन के इंतजार में थे जब वो इस औरत का घमंड तोड़ सकें और उसे उसी तरह रुला सकें। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। औरत तो चिड़चिड़ी थी ही, लेकिन आदमी परिंदों का अब भी बहुत ख्याल रखता था। और फिर एक दिन उस घर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 15 सालों के उस लंबे और दर्द भरे इंतजार के बाद आखिरकार वो औरत मां बनने वाली थी। जब बस्ती की एक बूढ़ी दाई ने आकर उसकी नब्ज टटोली और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, तेरे इस सूने आंगन में अब नन्हे कदमों की आहट आने वाली है। तो पहली बार, 15 सालों में पहली बार उस औरत की आंखों में नमी आ गई।
शायद वो ममता का पहला एहसास था, या शायद उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब बुढ़ापे में वो अकेली नहीं रहेगी। मगर उसके शौहर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खेत से भागता हुआ आया और उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। उसने खुशी के मारे उस दिन नहर के किनारे जाकर सारे परिंदों को अपने हाथों से खूब सारा दाना खिलाया। वो नीले रंग का कबूतर उस दिन बहुत देर तक उसके कंधे पर बैठा रहा, जैसे वो भी उसकी खुशी में शामिल हो। और फिर वो आखिरी दिन भी आ गया। सुबह सुबह घर के अंदर से दाई की खुशी भरी आवाज आई, लड़का हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। शौहर की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये वो खुशी थी जिसके लिए उसकी आंखें 15 सालों से तरस रही थीं। औरत ने भी जब पहली बार उस नन्हे से बच्चे को अपने सीने से लगाया, तो उसने आंखें बंद कर लीं और बहुत देर तक खामोश रही। उन्होंने अपने उस लाडले बेटे का नाम रखा समीर। समीर के पैदा होने की खुशी में उस आदमी ने अपने घर के बाहर दरी बिछवाई। बस्ती के जितने भी गरीब और भूखे लोग थे, सबको पेट भरकर खाना खिलाया। बच्चों को नए कपड़े बांटे गए। पूरा घर, जो सालों से एक खामोश और उदास जगह बना हुआ था, आज वहां हर तरफ रौनक और हंसी खुशी थी। मगर रोशनी जहां होती है, वहां कोई ना कोई साया भी जरूर होता है। इस खुशी के माहौल से दूर बस्ती के दूसरे कोने में वो दुश्मन परिवार आज भी अपनी उसी नफरत की आग में जल रहा था। उनके घर के एक अंधेरे कमरे में 3 लोग चुपचाप बैठे हुए फुसफुसा रहे थे। देखा तुमने, अब इनकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो गई है। लड़का पैदा हो गया है। अब तो वो औरत बस्ती में और भी ज्यादा ऊंचा बोलकर चलेगी। और उसका वो सीधा सादा शौहर, वो तो अब जमीन पर पैर ही नहीं रख रहा। एक आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, अगर किसी तरह उस बच्चे को ही खत्म कर दिया जाए, तो इनकी सारी खुशी हमेशा के लिए दुख में बदल जाएगी। दूसरे ने एक बहुत ही खौफनाक इरादे के साथ कहा। उस घर का एक नौजवान लड़का, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी, आगे की तरफ झुका और बोला, एक काम करते हैं। जब वो औरत अपने बच्चे को लेकर नहर के किनारे नहाने या कपड़े धोने जाएगी, हम वहां कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चा पानी में डूब जाए। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। सब कहेंगे कि पैर फिसलने से गिर गया। नहीं, दूसरे ने टोका, यह बहुत मुश्किल है। वो औरत बच्चे को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हम ऐसा कर सकते हैं कि जब वो घर में हो, तो कहीं से एक जहरीला सांप पकड़कर उनके आंगन में छोड़ दें। गांव वाले यही सोचेंगे कि जंगल पास है, वहीं से निकल कर आ गया होगा। तीसरा आदमी, जो अब तक मुंह में एक तिनका चबाते हुए चुप बैठा था, उसने गहरी आवाज में कहा, इन सब में बहुत खतरा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पक्का हो और जिसमें हमारा नाम बिल्कुल ना आए। मौका आने दो, मैं बताता हूं क्या करना है। उधर समीर अब 1 महीने का हो चुका था। उसकी प्यारी सी हंसी से उस कच्चे घर का कोना कोना खिल उठा था। मगर हैरत की बात यह थी कि उस औरत के दिल में अपने बच्चे के लिए तो बहुत प्यार था, लेकिन उन बेजुबान कबूतरों के लिए उसकी नफरत में जरा भी कमी नहीं आई थी। वो अमरूद के पेड़ पर बने उस घोंसले को देखकर अब भी बड़बड़ाती थी, अब इनके भी अंडे फूटेंगे, इनके भी बच्चे निकलेंगे, फिर देखना कैसे गंदगी फैलाते हैं ये। लेकिन उस घोंसले में रहने वाले कबूतरों का रवैया बिल्कुल अलग था। जब भी समीर अपनी चारपाई पर लेटा हुआ रोता था, तो वो नीला कबूतर और उसकी साथी पेड़ की शाख पर बैठकर अपनी चोंच से एक अजीब सी मीठी आवाज निकालते थे। ऐसा लगता था जैसे वो उस रोते हुए बच्चे को कुछ सुनाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हों। वक्त गुजर रहा था और फिर एक दिन दुश्मनों को वो मौका मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। शौहर को अपने खेत के पुराने कर्जे का हिसाब करने और अगली फसल के लिए कुछ नए बीज और औजार लाने के लिए शहर जाना पड़ा। यह सफर 3 से 4 दिन का था। जाते वक्त उसने अपनी बीवी को ताकीद की थी, समीर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं 3-4 दिन में लौट आऊंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो साथ वाले पड़ोसियों को बता देना। औरत ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी अकड़ थी। उसने कभी पड़ोसियों से सीधे मुंह बात तो की नहीं थी, तो अब क्या मदद मांगती। अब उस घर में सिर्फ वो औरत और उसका 1.5 महीने का बच्चा समीर ही अकेले थे। और हाँ, अमरूद के पेड़ पर वो कबूतरों का जोड़ा भी था, जिनके अंडों में से भी अब बस बच्चे निकलने ही वाले थे। उन कबूतरों की आंखों में अब एक अजीब सी फिक्र दिखाई देती थी। वो पूरे दिन उस आंगन पर नजर रखते थे, जैसे वो सिर्फ अपने अंडों की नहीं, बल्कि उस घर में पलने वाले उस नन्हे इंसान के बच्चे की भी पहरेदारी कर रहे हों।
शौहर के जाने के दूसरे दिन दोपहर का वक्त था। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर था। इतनी भयानक गर्मी थी कि बस्ती की गलियों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। घर के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद किए। उसने अपने नन्हे समीर को आंगन में बिछी एक पुरानी सी चारपाई पर सुलाया। उसे गर्मी ना लगे इसलिए एक हल्का सा सूती कपड़ा उसके ऊपर ढक दिया। उसने सोचा कि वो जल्दी से दौड़कर नहर से बस एक घड़ा पानी भर लाएगी। बच्चा आराम से सो रहा है, कुछ ही मिनटों की तो बात है। वह अपना घड़ा उठाकर घर से बाहर निकल गई, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसके घर से बाहर निकलने का ही इंतजार कर रहा था। दुश्मन परिवार के लोग पिछले 2 दिनों से छुप छुप कर उस घर पर नजर रखे हुए थे। उन्हें पता था कि घर का आदमी शहर गया हुआ है, और जैसे ही उन्होंने उस औरत को घड़ा लेकर नहर की तरफ जाते देखा, उनके चेहरों पर एक भयानक सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने पिछले कई दिनों से एक बहुत ही बड़े, काले और खूंखार जंगली कुत्ते को बांध कर रखा हुआ था। उस कुत्ते को उन्होंने कई दिनों से भूखा रखा था, ताकि वो इंसानी गंध पाते ही पागल हो जाए। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि अब घर में सिर्फ वो मासूम बच्चा अकेला है, वो दबे पांव घर के पीछे वाली कच्ची दीवार के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से उस खूंखार कुत्ते के गले की जंजीर खोली और उसे उस घर के खुले आंगन की तरफ धकेल दिया। कुत्ता घर के अंदर दाखिल हो गया। वो भूख से पागल हो रहा था। उसकी लाल और खौफनाक आंखें तेजी से इधर उधर घूमी, और फिर उसकी नजर सीधे आंगन के बीचों बीच रखी उस चारपाई पर जाकर टिक गई। उसे वहां से एक ताजा और नर्म शिकार की महक आ रही थी। कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। उसके नुकीले पीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो बिल्कुल दबे पांव, बिना कोई आवाज किए, एक खूंखार शिकारी की तरह उस चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। चारपाई पर 1.5 महीने का नन्हा समीर गहरी नींद में सो रहा था। उसका छोटा सा मुंह हल्का सा खुला हुआ था। उसकी नाजुक सांसें चल रही थीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुत्ता चारपाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने अपने पीछे के पैरों पर जोर डाला और बच्चे की गर्दन पर छलांग लगाने के लिए अपने खूंखार जबड़े को खोला। तभी एकदम से अमरूद के पेड़ से एक बहुत तेज फड़फड़ाहट की आवाज आई। वहां पेड़ की टहनी से कुछ गिरा नहीं था, बल्कि किसी ने पूरी ताकत से उड़ान भरी थी। वो नीला कबूतर और उसकी साथी कबूतरी, जो अब तक अपने घोंसले में चुपचाप बैठे थे, अचानक तेज रफ्तार से नीचे की तरफ झपटे। उन्होंने उड़ने से पहले कोई आवाज नहीं की, कोई चेतावनी नहीं दी। सीधे जाकर उस खूंखार कुत्ते के चेहरे पर हमला बोल दिया। पहला वार उस नीले कबूतर ने किया। उसने अपनी नुकीली चोंच पूरी ताकत से कुत्ते की दाईं आंख के बिल्कुल पास मारी। कुत्ता दर्द से बुरी तरह चीख उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो चारपाई तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो कबूतरी भी कुत्ते के सिर पर मंडराते हुए बार बार झपटने लगी। वो दोनों परिंदे कुत्ते की नाक पर, उसके कानों पर और उसकी गर्दन पर लगातार अपनी चोंच और पंजों से वार कर रहे थे। कुत्ता गुस्से और दर्द से पागल होकर हवा में अपने जबड़े चला रहा था। उसके मुंह से झाग और खून निकलने लगा। वो जोर जोर से भौंक रहा था, लेकिन वो नन्हे परिंदे जैसे अपनी जान पर खेल गए थे। वो किसी भी कीमत पर उस खूंखार जानवर को समीर तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। आखिरकार वो भारी भरकम कुत्ता उन छोटे लेकिन निडर परिंदों के लगातार हमलों से घबरा गया। उसकी एक आंख से खून रिसने लगा था। वो दर्द से कराहता हुआ पीछे की तरफ मुड़ा और दुम दबाकर जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से बाहर भाग गया। दीवार के पीछे से छुपकर यह नजारा देखने वाले वो दुश्मन बुरी तरह घबरा गए। उनका पूरा खौफनाक प्लान मिट्टी में मिल चुका था। उन्होंने जल्दी से अपने उस घायल और बौखलाए हुए कुत्ते को पकड़ा और वहां से चले गए। जब वो चले गए, तब आंगन में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी सुकून देने वाली नहीं थी। चारपाई के बिल्कुल पास जमीन पर वो कबूतरी गिरी हुई थी। कुत्ते के पंजों और दांतों से बचते हुए उसे गहरी चोटें आई थीं। उसका एक पर बुरी तरह टूट कर लटक गया था। उसके सीने से खून बह रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थीं। वो उड़ नहीं सकती थी। फिर भी वो घिसटती हुई उस चारपाई के पाए के पास जाकर बैठ गई, जहां समीर सो रहा था, जैसे वो अपनी आखिरी सांसों तक उस बच्चे की हिफाजत करना चाहती हो।
नीले रंग का वो कबूतर घोंसले के पास मुंडेर पर बैठा बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। कुछ ही देर बाद घर का दरवाजा खुला। वो औरत जो पानी भरने गई थी, पसीने से लथपथ घर लौटी। उसके हाथ में पानी से भरा भारी घड़ा था और चेहरे पर गर्मी की वजह से वही पुरानी झल्लाहट। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसकी नजर सीधे उस चारपाई के पास गई। उसने जो नजारा देखा, उससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका बच्चा समीर चारपाई पर लेटा था और उसके बिल्कुल नीचे जमीन पर वो कबूतरी बैठी थी। कबूतरी के सीने से खून बह रहा था और जमीन पर खून के ताजा धब्बे गिरे हुए थे। उस औरत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ क्या खौफनाक मंजर गुजरा है। उसे वो कुत्ता नहीं दिखा, उसे दीवार के पीछे छुपे दुश्मन नहीं दिखे। उसे बस वो परिंदा दिखा जिससे वो हमेशा से नफरत करती आई थी। उस औरत के दिमाग ने कुछ भी सीधा नहीं सोचा। उसका गुस्सा और पुरानी नफरत एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बनकर बंध गई। ये कबूतरी मेरे बच्चे के इतने पास क्या कर रही है? और ये खून, जरूर इस जानवर ने मेरे बच्चे को चोंच मारने की कोशिश की है। जरूर इसने मेरे समीर पर हमला किया है। बिना कुछ समझे, बिना उस बेजुबान परिंदे की वफादारी को देखे, वो औरत गुस्से से पागल हो गई। उसने पानी का घड़ा वहीं जमीन पर पटका। वो दौड़कर अंदर गई और घर के कोने में रखा एक मोटा सा बांस का डंडा उठा लाई। वो तेजी से वापस आई और उसने अपनी पूरी ताकत से वो डंडा उस घायल और कमजोर कबूतरी पर दे मारा। कबूतरी के कमजोर जिस्म पर वो वार बिजली की तरह गिरा। एक हल्की सी चीख निकली। उसने अपने टूटे हुए परों को एक आखिरी बार फड़फड़ाया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस वफादार परिंदे ने जिस बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, उसी की मां के हाथों वो मौत की नींद सो गई। मुंडेर पर बैठा वो नीला कबूतर ये मंजर देखकर बुरी तरह फड़फड़ा उठा। उसने छत से नीचे झांका। उसकी आंखों के सामने उसकी साथी को बेदर्दी से मार डाला गया था। वो नीचे नहीं आया, लेकिन उस बेजुबान की आंखों में जो दर्द था, वो किसी भी इंसान को रुला देने के लिए काफी था। औरत ने नफरत से उस मरी हुई कबूतरी को झाड़ू से धकेलकर घर के बाहर फेंक दिया, जैसे वो कोई बहुत ही गंदी चीज हो। अगली सुबह जब उस औरत का शौहर अपना काम निपटाकर शहर से लौटा, तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ अपने बच्चे से मिलने की खुशी भी थी। घर पहुंचते ही वो सीधा उस अमरूद के पेड़ के नीचे गया, जहां वो अक्सर कबूतरों को दाना डालता था। उसने अपनी जेब से थोड़े से दाने निकाले और घोंसले की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई, आ गया मैं। आओ, दाना खा लो। लेकिन जब उसने घोंसले की तरफ गौर से देखा, तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। घोंसले में सिर्फ वो नीला कबूतर अकेला बैठा था। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई थी और आंखें लाल और सूजी हुई लग रही थीं। कबूतरी कहाँ है? आदमी ने बेचैनी से बड़बड़ाते हुए अपनी बीवी को आवाज दी। औरत अंदर से बाहर आई। बिना किसी झिझक या अफसोस के उसने बिल्कुल सख्त लहजे में कहा, उस कबूतरी ने तुम्हारे बेटे पर हमला किया था। मैं पानी भरने गई थी। जब लौटी तो देखा कि वो खून से लथपथ समीर के बिल्कुल पास बैठी थी। मैंने डंडा मारकर उसे वहीं खत्म कर दिया। अच्छा हुआ, मर गई। ये सुनकर शौहर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? कबूतर कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्हें तो इंसानों के बच्चों की आवाजें भी अच्छी लगती हैं। तुमने जरूर कुछ गलत देखा होगा। तुमने एक प्यारे परिंदे की जान ले ली। मगर औरत को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। उसने उल्टा अपने शौहर पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम अभी भी इन जंगली जानवरों की तरफदारी कर रहे हो। इन जानवरों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैंने अपने बच्चे को बचाया है। आदमी कुछ पल तक अपनी बीवी को बेबसी से देखता रहा। फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा अफसोस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के दिल में इतनी नफरत कहां से आती है। पेड़ पर बैठा वो नीला कबूतर अभी भी वैसे ही खामोश था। खैर, आदमी गुस्से में था, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। वक्त गुजारता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदलते चले गए। कबूतरी की मौत के बाद वो नीला कबूतर बिल्कुल खामोश हो गया था। शुरुआत के कुछ दिन तो वो बस अपने घोंसले में बैठा रहता। लेकिन फिर जब उसने देखा कि वो नन्हा बच्चा, जिसके लिए उसकी साथी ने अपनी जान दे दी, वो अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो उस कबूतर के दिल में एक अजीब सा बदलाव आया।
अब वो अक्सर नीचे आंगन में उतर आता। जब समीर जमीन पर घुटनों के बल चलता, तो कबूतर उसके आसपास मंडराता रहता। वो अपनी नर्म चोंच से कभी समीर के बाल सहलाता, कभी अपने पंख फैलाकर उसे छांव देने की कोशिश करता। बच्चा उसे देखकर खिलखिलाकर हंसता। जब शौहर यह नजारा देखता, तो उसकी आंखें खुशी और अफसोस के मिले जुले आंसुओं से भर जाती। वो सोचता, कैसा अजीब बात है, जिस परिंदे को मेरी बीवी ने इतने दर्दनाक तरीके से मार डाला, आज उसका साथ ही मेरे बच्चे की परछाई बनकर रह रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ समीर अब 20 साल का एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार नौजवान बन चुका था। पूरे गांव में उसकी मिसालें दी जाती थीं। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह नर्म दिल और साफ था। मगर एक चीज जो समीर के बारे में सबसे अजीब और मशहूर थी, वो थी उस नीले कबूतर से उसकी दोस्ती। वो कबूतर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके परों की वो नीली चमक अब फीकी पड़ चुकी थी और उसके उड़ने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। मगर वो समीर का साथ कभी नहीं छोड़ता था। जब समीर खेतों की तरफ जाता, तो बूढ़ा कबूतर उसके कंधे पर बैठ जाता। जब समीर दोस्तों से बातें करता, तो वो पास ही किसी पत्थर पर बैठकर गर्दन हिलाता, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। बस्ती के लोग यह नजारा देखकर हैरान रह जाते। वो कहते, आज तक इंसान और परिंदे की ऐसी दोस्ती नहीं देखी। औरत अब बुढ़ापे की तरफ कदम रख चुकी थी। उसका गुस्सा पहले से कुछ कम तो हुआ था, लेकिन उस नीले कबूतर के लिए उसकी कड़वाहट आज भी वैसी ही थी। उसे अपने बेटे की उस परिंदे से इतनी करीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अपने बेटे और शौहर के प्यार को देखकर वो चुप रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, समीर की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया, पूरे बदन में दर्द होने लगा और कुछ ही घंटों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहा। इत्तेफाक से अगले ही दिन समीर के बाप को फिर से किसी बहुत जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपनी बीवी से कहा, समीर की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम इसका पूरा ध्यान रखना। मैं बस काम निपटाकर जल्द से जल्द लौट आऊंगा। अब घर में सिर्फ बीमार समीर, उसकी माँ और वो बूढ़ा कबूतर रह गए थे। समीर दिन भर चारपाई पर बेसुध पड़ा रहता। बुखार की वजह से उसके होंठ सूख रहे थे। माँ का दिल अपने बेटे की हालत देखकर तड़प उठता, लेकिन वो लाचार थी। पास में कोई अच्छा हकीम नहीं था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और वो कबूतर, वो तो एक पल के लिए भी समीर से दूर नहीं होता था। वो उसके सिरहाने बैठा रहता, कभी उसकी बंद आंखों को देखता, तो कभी अपने परों से उसे हवा करने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही समीर की मां कमरे में आती, कबूतर तुरंत उड़कर दूर दीवार पर बैठ जाता। उसे आज भी उस डंडे की याद आती थी जिसने उसकी साथी की जान ली थी। उधर पुरानी कहावत है कि दुश्मन की आग कभी पूरी तरह नहीं बुझती, वो बस राख के नीचे सुलगती रहती है। जब उस दुश्मन परिवार को पता चला कि समीर बहुत ज्यादा बीमार है और उसका बाप भी घर पर नहीं है, तो उनकी वो पुरानी नफरत एक बार फिर से जाग उठी। उन्हें लगा कि यह अपना बदला पूरा करने का सबसे सही मौका है। वो तीनों एक बार फिर उसी अंधेरे कोने में इकट्ठा हुए। देखा, मौका है, एक ने चालाकी से हंसते हुए कहा। अगर यह लड़का अब खत्म हो जाए, तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि बीमारी की वजह से मर गया। लेकिन इस बार तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमारा नाम कहीं से कहीं तक ना आए, दूसरे ने कहा। तीसरे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए एक बहुत ही भयानक तरकीब बताई। हम बस्ती के बाहर रहने वाली उस गरीब बुढ़िया को पैसे देंगे। वो हकीम की शक्ल बनाकर जाएगी। वो कहेगी कि उसके पास किसी बड़े हकीम की दी हुई अचूक दवा है। उस दवा में हम वो धीमा जहर मिला देंगे जो धीरे धीरे जिस्म को ठंडा कर देता है। वो औरत अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे वो दवा पिला देगी। उन तीनों ने इस खौफनाक प्लान पर हामी भर दी। तुरंत एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाली गरीब बुढ़िया को बुलाया गया। उसे चांदी और सोने के कुछ सिक्के दिए गए और उसे सिखाया गया कि वहां जाकर उसे क्या बोलना है। उस बुढ़िया को एक छोटी सी पारदर्शी शीशी दी गई, जिसमें पानी जैसा दिखने वाला वो खतरनाक धीमा झर था। वो बूढ़ा नीला कबूतर उस वक्त उन दुश्मनों के घर की मुंडेर पर बैठा हुआ था। उसकी तेज आंखों ने उस बुढ़िया को दुश्मनों के घर से निकलते, पैसे लेते और उस शीशी को संभालते हुए देख लिया था। परिंदे इंसानों की जबान नहीं बोलते, लेकिन शायद इरादे भांपने में वो इंसानों से भी तेज होते हैं।
उसे एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले दिन दोपहर का वक्त था। घर के अंदर बहुत गर्मी थी। समीर की हालत तीसरे दिन भी वैसी ही थी। वो बेसुध पड़ा था। उसकी माँ उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रख कर रो रही थी। तभी घर के बाहर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। खट खट। औरत ने अपने आंसू पोंछे और बाहर जाकर दरवाजा खोला। सामने वहीं झुकी हुई बुढ़िया खड़ी थी। उसके कपड़े गंदे थे और कंधे पर एक पुराना झोला लटका था। क्या है? भीख मांगने आई हो? मेरा बेटा अंदर मर रहा है और तुम लोग यहां परेशान करने आ जाते हो, औरत ने झल्लाकर कहा। बुढ़िया ने बहुत ही मीठे और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, बेटी, मुझे पता चला है कि तेरा जवान बेटा बीमार है। मैं भी एक माँ हूं, तेरा दर्द समझ सकती हूँ। मैं पास वाले गांव के एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम बाबा के पास से आ रही हूँ। उन्होंने ये खास दवा दी है। बस इसके 2 चम्मच अपने बेटे को पिला दें, वो एकदम उठकर खड़ा हो जाएगा। औरत ने शक की निगाह से देखा। तुम लोग मुफ्त में तो कुछ नहीं देते, बाद में बहुत पैसे मांगोगी। नहीं बेटी, बुढ़िया ने अपने झोले से वो जहर वाली शीशी निकालते हुए कहा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस इस दवा से तेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी यही तमन्ना है। औरत ने उस पारदर्शी शीशी की तरफ देखा। दवा बिल्कुल पानी जैसी लग रही थी। उसमें से कोई अजीब गंध भी नहीं आ रही थी। औरत के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। अगर वाकई इस दवा से मेरा समीर ठीक हो गया तो मेरे पास वैसे भी कोई और रास्ता नहीं है। ये सोचकर उसने वो शीशी ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया वहां से अपना काम करके जा चुकी थी। औरत तेजी से रसोई में गई। उसने एक मिट्टी का प्याला लिया और उस शीशी से वो सारी दवा उस प्याले में उंडेल दी। उसने प्याले को बहुत ही एहतियात से उठाया और उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसका बेटा मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। कमरे के अंदर मुंडेर पर बैठा वो बूढ़ा कबूतर सुबह से ही बहुत बेचैन था। जैसे ही उसने उस औरत को वो प्याला लेकर कमरे में आते देखा और फिर उसकी नजर उस खाली शीशी पर पड़ी जो रसोई में रखी थी, उस बेजुबान परिंदे के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसे सब याद आ गया। सालों पहले का वो दिन जब इसी औरत ने जहर मिला पानी छत पर रखा था और दुश्मनों के घर के बाहर इस बुढ़िया का वो शीशी लेना। सब कुछ उस परिंदे के दिमाग में बिल्कुल साफ हो गया। औरत धीरे धीरे समीर के सिरहाने बैठी। उसने अपने बेटे का माथा चूमा और बहुत ही प्यार से कहा, समीर, मेरे बच्चे, आंखें खोल। देख, मैं तेरे लिए दवा लाई हूं। बस इसे पी ले, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समीर ने बहुत मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोली। औरत ने अपने हाथ में पकड़ा वो जहर का प्याला धीरे धीरे समीर के होंठों की तरफ बढ़ाना शुरू किया। मुंडेर पर बैठा वो कबूतर समझ गया कि अगर वो दवा समीर के गले से नीचे उतर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने बूढ़े और कमजोर पंखों को पूरी ताकत से खोला और मुंडेर से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। प्याला समीर के होंठों से बस कुछ ही इंच दूर था। कबूतर बिना कोई आहट किए एक तीर की तरह सीधा उस मिट्टी के प्याले पर झपटा। छपाक। कबूतर के जोरदार झपट्टे से वो प्याला औरत के हाथ से छिटक गया और सीधा जमीन पर जा गिरा। मिट्टी का प्याला फर्श पर गिरते ही चकनाचूर हो गया और उसमें मौजूद वो सारी जहरीली दवा जमीन पर फैल गई। कुछ बूंदें सूखी मिट्टी में समा गईं और कुछ पास की ईंटों पर जमा हो गईं। औरत एकदम से चीख पड़ी। उसका पूरा बदन गुस्से से कांपने लगा। उसकी बरसों पुरानी नफरत जो उस कबूतर के लिए उसके दिल में दबी थी, आज ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा कि इस परिंदे ने आज उसके बेटे के बचने की दवा भी गिरा दी है। तूने क्या किया कमबख्त? ये क्या किया तूने? वो औरत पागलों की तरह चिल्लाई। उसने झपट कर कमरे के कोने में रखी झाड़ू उठा ली और उसे हवा में लहराते हुए बोली, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे बेटे की दवा गिरा दी। आज तेरी जान लेकर ही रहूंगी। कबूतर अब उड़कर खिड़की की ग्रिल पर बैठ गया था। वो कांप रहा था, लेकिन वहां से भाग नहीं रहा था। वो बस उस औरत को और जमीन पर गिरी उस दवा को देख रहा था, जैसे वो जानता था कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। औरत जैसे ही झाड़ू लेकर उस बेजुबान को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी चारपाई से समीर की बहुत ही कमजोर और धीमी सी आवाज आई, अम्मी, रुक जाइए। औरत ठिठक गई और अपने बीमार बेटे की तरफ मुड़ी। तू क्या कह रहा है समीर? इसने तेरी दवा गिरा दी और तू कह रहा है इसे कुछ मत कहो। समीर ने बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, अम्मी, इस कबूतर ने आज तक मेरे साथ कभी बुरा नहीं करना चाहा। ये मेरा दोस्त है।
ये कभी मुझसे दूर नहीं गया। मैं इसे जानता हूं। ये जरूर कुछ जानता होगा। इसे मत मारिए। औरत अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी घर के आंगन से उनकी पालतू मुर्गी टहलती हुई उस कमरे में आ गई। मुर्गी जमीन पर कुछ खाने को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर गिरी, उस दवा की बूंदों पर पड़ी। उत्सुकता में मुर्गी ने आगे बढ़कर अपनी चोंच से उस दवा की कुछ बूंदें चाट लीं। औरत ने झल्लाकर कहा, लो, अब यह भी मेरे बेटे की दवा पी रही है। उसने मुर्गी को भगाने के लिए हुश हुश किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दवा की वो चंद बूंदें मुर्गी के गले से नीचे उतरते ही अचानक मुर्गी का पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। उसके पर बुरी तरह फड़फड़ाने लगे। उसकी गर्दन एक तरफ को झूल गई और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी और बस कुछ ही सेकंड तड़पने के बाद वो मुर्गी वहीं ठंडी पड़ गई। वो मर चुकी थी। कमरे में एकदम भयानक सन्नाटा छा गया। समीर की मां का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो बिना पलक झपकाए उस मुर्गी की लाश को देखती रह गई। उसके हाथ से झाड़ू छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी और दीवार का सहारा ले लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही खौफनाक ख्याल गूंज रहा था। अगर अगर यह दवा मेरे समीर के मुंह में चली जाती, अगर आज यह कबूतर यहां ना होता, तो आज चारपाई पर मेरा बेटा भी। वो इस ख्याल से ही बुरी तरह सिहर उठी। ठीक उसी वक्त घर के बाहर दरवाजे पर आहट हुई। उसका शौहर, जो 4 दिन के लिए शहर गया हुआ था, वो अपना काम जल्दी निपटाकर आज ही वापस लौट आया था। जैसे ही उसने कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गया। जमीन पर टूटा हुआ प्याला, पास ही मरी हुई मुर्गी, दीवार से लगकर खड़ी उसकी डरी हुई बीवी, चारपाई पर बेसुध लेटा उसका बेटा और खिड़की पर बैठा वो बूढ़ा कबूतर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आदमी ने घबराते हुए पूछा। औरत ने रोते हुए और कांपते लहजे में उसे पूरी बात बताई। कैसे एक बुढ़िया दवा देकर गई, कैसे वो उसे समीर को पिलाने जा रही थी, कैसे उस कबूतर ने अपनी जान पर खेलकर वो प्याला गिरा दिया और कैसे मुर्गी ने उस दवा को पीते ही दम तोड़ दिया। सब कुछ सुनकर उस आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ देर तक तो बिल्कुल खामोश रहा। फिर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और एक बहुत ही ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, ए बेवकूफ औरत, तुझे इतने सालों में भी ये बात समझ में नहीं आई? अगर आज यह बेजुबान परिंदा ना होता और तूने वो दवा अपने हाथों से समीर को पिला दी होती, तो आज हम अपने ही बेटे की लाश के पास बैठकर रो रहे होते। तूने हमेशा इनसे नफरत की है। औरत के चेहरे पर जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। उसे अपनी उन सारी गलतियों, तानों और उस डंडे की चोट का एहसास होने लगा जिससे उसने सालों पहले कबूतरी की जान ली थी। आज उसकी आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे। उसके पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। आदमी धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गया और उसने उस नीले कबूतर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कबूतर अब बिल्कुल नहीं डरा। वो चुपचाप उस आदमी के हाथ पर आकर बैठ गया। आदमी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आवाज भर्रा गई, तू तू सच में बहुत अच्छा है। तभी उस बूढ़े कबूतर ने एक बहुत ही अजीब सी आवाज निकाली, खू खू। ये एक लंबी और गूंजती हुई सी आवाज थी, जैसे वो किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा हो। उसने अपनी गर्दन मोड़ी, खिड़की से बाहर की तरफ देखा और अपनी चोंच से बार बार बाहर की तरफ इशारा करने लगा। मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहता है, आदमी ने गौर से देखते हुए कहा। शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। मैं इसके साथ जाता हूं। औरत कुछ नहीं बोली। वो बस जमीन पर पड़े उस टूटे हुए प्याले को देख रही थी और अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रही थी। आदमी उस कबूतर के साथ घर से बाहर निकल आया। दोपहर ढल रही थी, लेकिन हवा में अभी भी बहुत घुटन थी। कबूतर इस बार आसमान में ऊंचा नहीं उड़ा। वो जमीन के बेहद करीब उस आदमी के बिल्कुल आगे आगे उड़ता हुआ चल रहा था। कभी वो पास की किसी दीवार पर बैठ जाता, तो कभी किसी पेड़ की निचली शाख पर, और बार बार पीछे मुड़कर उसी अजीब आवाज में आदमी को अपने पीछे आने का इशारा करता। उस आदमी को अपने सीने में कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज आज बेनकाब होने वाला है। कबूतर उसे बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होता हुआ सीधा एक पुरानी और कच्ची दीवार के पास ले गया। वो दीवार किसी और की नहीं, बल्कि उसी पुराने दुश्मन परिवार के घर की थी। वही घर जिसके लोगों से सालों पहले
उसकी बीवी की लड़ाई हुई थी। आदमी फौरन समझ गया और चुपचाप उस दीवार के पीछे छुप गया। कबूतर अब उड़कर उस घर की मुंडेर पर जा बैठा था। उसकी नजरें उस घर की एक खुली खिड़की पर जमी थीं, जहां से कुछ लोगों के बात करने की आवाजें साफ साफ बाहर आ रही थीं। आदमी ने दीवार के पीछे से कान लगाकर सुना। अंदर से एक भारी आवाज आई, तो तूने वो दवा पहुंचा दी उस औरत तक? हाँ साहब, सुबह ही दे आई थी। ये उस बुढ़िया की आवाज थी जो दवा लेकर आई थी। और मजे की बात तो ये है कि उस औरत ने बिना कुछ ज्यादा पूछे वो दवा ले भी ली। उसे लगा मैं सच में कोई हकीम की भेजी हुई दवा लाई हूं। शाबाश, एक दूसरी आवाज ने हंसते हुए कहा। अब यह रसीद नहीं, ये ले तेरे इनाम के सिक्के। झन झन झन, सोने और चांदी के सिक्कों के खनकने की आवाज साफ सुनाई दी। अब तक तो वो लड़का मर चुका होगा, पहले आदमी ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा। आखिरकार 15 सालों के इंतजार के बाद उन्हें जो खुशी मिली थी, आज वो हमेशा के लिए खाक में मिल गई। अब उस घर में उम्र भर सिर्फ दुख मनेगा। दीवार के पीछे खड़े उस आदमी का पूरा जिस्म कांप उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतने नीचे भी गिर चुके हैं कि कोई किसी की खुशी छीनने के लिए इतने भयानक खेल खेले। मगर उसने वहां कोई शोर नहीं मचाया। उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और दबे पांव उसी कबूतर के साथ वहां से मुड़कर सीधा बस्ती की चौपाल की तरफ भाग खड़ा हुआ। बस्ती का जो सरदार था, वो एक बहुत ही उम्रदराज, सख्त और इंसाफ पसंद इंसान था। वो उस वक्त चौपाल पर अपनी बड़ी सी दरी पर बैठा हुआ था और बस्ती के कुछ लोग अपने मामले लेकर उसके पास खड़े थे। जैसे ही वो आदमी अपनी घबराई हुई और पसीने से लथपथ हालत में वहां पहुंचा, सरदार ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। क्या बात है, तू इस बुरी हालत में यहां क्यों आया है? सरदार ने रौबदार आवाज में पूछा। आदमी ने हांफते हुए कहा, सरदार जी, गजब हो गया। बस्ती के उन लोगों ने, मेरे पुराने दुश्मनों ने मेरे इकलौते बेटे को मारने की साजिश की है। कौन लोग? क्या बक रहा है तू? सरदार की आंखें सिकुड़ गईं। सरदार जी, उन्होंने एक बुढ़िया को भेजकर मेरे बीमार बेटे के लिए जहर भिजवाया था। अगर आज मेरे घर के उस कबूतर ने वो जहर का प्याला ना गिराया होता, तो मेरा बेटा मर चुका होता। वो जहर एक मुर्गी ने पी लिया और वो वहीं तड़प कर मर गई। वहां खड़े सारे लोग यह सुनकर बुरी तरह चौंक गए। सरदार ने सख्ती से पूछा, इल्जाम बहुत बड़ा है, तेरे पास इस बात का क्या सबूत है? तब उस आदमी ने सरदार को सारी बात तफसील से बताई। कैसे कबूतर ने प्याला गिराया, कैसे मुर्गी मरी और कैसे वो कबूतर उसे रास्ता बताता हुआ दुश्मनों के घर तक ले गया। उसने सरदार को यह भी बताया कि उसने अभी अपने कानों से दुश्मनों को उस बुढ़िया को सिक्कों का इनाम देते और अपने बेटे की मौत का जश्न मनाते हुए सुना है। सरदार ने कुछ पल तक यह सब बहुत गौर से सुना। फिर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर यह बात सच है, तो यह इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। अगर मेरी बस्ती में कोई किसी के घर में जहर भेज रहा है, तो उसे इसकी बहुत भयानक सजा मिलेगी। सरदार ने फौरन अपने 4 हट्टे-कट्टे सिपाहियों को आवाज दी, इस आदमी के साथ जाओ, उस घर को चारों तरफ से घेर लो, उन तीनों मर्दों और उस बुढ़िया को घसीट कर यहां चौपाल पर लेकर आओ। और हां, उनके घर का कोना कोना छान मारो, हो सकता है कोई और जहर भी वहां छुपा हो। सिपाही अपने डंडे और तलवारें लेकर फौरन उस आदमी के साथ निकल पड़े। कुछ ही देर में पूरे गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बस्ती का हर एक इंसान चौपाल पर इकट्ठा हो गया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबको इंतजार था कि अब क्या फैसला होने वाला है। तभी सिपाही वापस लौटे। उन्होंने उन दुश्मनों और उस बुढ़िया को कॉलर से पकड़ा हुआ था। जो दुश्मन कुछ देर पहले उस कमरे में मौत का जश्न मना रहे थे, अब उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। और वो बुढ़िया जो सोने के सिक्के लेकर सीधी चल रही थी, अब डर और शर्म के मारे जमीन की तरफ झुकी जा रही थी। सरदार ने अपनी जगह से खड़े होकर बेहद सख्त और गरजती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों पर इल्जाम है कि तुमने एक बेकसूर और बीमार नौजवान को मारने के लिए जहर भेजा। क्या यह सच है? दोनों मर्द घबराकर एक साथ बोले, नहीं सरदार जी, यह बिल्कुल झूठ है। यह आदमी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए हमें झूठे इल्जाम में फंसा रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। भीड़ में कुछ कानाफूसी शुरू हो गई।
सरदार ने अपनी तेज नजरें उस कांपती हुई बुढ़िया की तरफ फेरी। और तू बता बुढ़िया, सच्चाई क्या है? याद रख, अगर तूने मुझसे एक भी लफ्ज झूठ बोला तो तेरी सजा इतनी भयानक होगी कि तू सोच भी नहीं सकती। सरदार की वो गरजती आवाज सुनकर बुढ़िया के पैर कांपने लगे। उसके गालों पर आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सरदार जी, मैं लालच में अंधी हो गई थी। इन दोनों मर्दों ने मुझे चांदी और सोने के सिक्के दिए और कहा कि उस बीमार लड़के को यह दवा पिला देना। मुझे शुरू में नहीं पता था कि उसमें जहर है, लेकिन बाद में जब पता चला तब भी मैंने लालच और डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, उस शीशी में धीमा जहर था और वो मैंने ही उस औरत को दी थी। बुढ़िया का यह कबूलनामा सुनते ही पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। सरदार का गुस्सा अब उसके माथे तक पहुंच चुका था। उसने उन दोनों मर्दों की तरफ देखा। एक मां के बीमार बेटे को मारने की साजिश की और अभी भी मेरे सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। बोलो, और क्या क्या किया है तुम लोगों ने? अब उन दोनों मर्दों की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो बच नहीं सकते। मौत के खौफ से उनमें से एक आदमी हकलाते हुए बोला, हाँ सरदार जी, हमने पहले भी कोशिश की थी। करीब 20 साल पहले, जब यह लड़का सिर्फ 1.5 महीने का था, तब हमने इनके घर में एक भूखा और खूंखार जंगली कुत्ता छोड़ा था। हम चाहते थे कि कुत्ता उस बच्चे को फाड़ खाए। लेकिन लेकिन क्या? सरदार ने डपट कर पूछा। लेकिन उनके अमरूद के पेड़ पर रहने वाले एक कबूतर और कबूतरी ने उस कुत्ते पर अपनी जान की बांजी लगाकर हमला कर दिया था। उन्होंने कुत्ते की आंख फोड़ दी थी और वो कुत्ता भाग खड़ा हुआ था। उस दिन भी वो लड़का बच गया था। और आज जब हमने जहर भेजा तो आज भी हमारी साजिश नाकाम हो गई। ये सुनकर चौपाल पर खड़ी पूरी बस्ती हैरान रह गई। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोगों के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, कैसा अजीब आदमी है, इंसानों के दिल में इतना जहर भरा है। सरदार ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसे अपने ही गांव के इन लोगों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसे लोग इस बस्ती में रहने के बिल्कुल काबिल नहीं हैं, जिनके दिलों में इतनी नफरत और जहर भरा हो। मैं तुम दोनों को गांव के कानून के मुताबिक 2 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाता हूं। इस अंधेरी काल कोठरी में सड़कर तुम्हें एहसास होगा कि किसी की खुशी उजाड़ने का अंजाम क्या होता है। और बुढ़िया, तुझे इसलिए माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि तूने चंद सिक्कों के लिए एक मौत का सामान अपने हाथों से थमाया। तुझे भी 1 साल की कैद काटनी होगी। सिपाहियों ने फौरन उन तीनों को बेड़ियों में जकड़ लिया और उन्हें बस्ती की जेल की तरफ ले गए। वो आदमी, उसकी बीवी और उनका बीमार बेटा समीर, तीनों चुपचाप अपने घर वापस लौट आए। घर में कदम रखते ही उस औरत की नजर फिर से उसी जमीन पर पड़ी जहां वो मिट्टी का प्याला टूटा हुआ था। फिर उसने मुंडेर पर बैठे उस बूढ़े नीले कबूतर को देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उस कबूतर के लिए कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ सुकून और एहसानमंदी थी। औरत की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो बहुत ही धीरे धीरे चलकर उस मुंडेर के पास गई। उसने पहली बार अपने ही हाथों से एक साफ कटोरी में ताजा पानी और कुछ अच्छे दाने उस कबूतर के बिल्कुल सामने रखे। वो रोते हुए बहुत ही धीमी आवाज में उस कबूतर से बोली, मैंने तुझसे और तेरी साथी से हमेशा नफरत की। मैंने उसे मार डाला, मगर तूने मेरी उस नफरत का बदला इतनी मोहब्बत और वफादारी से दिया। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूं। कबूतर ने अपनी छोटी सी गर्दन हिलाई और पानी की एक घूंट पी ली, जैसे वो सब भूल गया हो और ये कह रहा हो कि उसे अब कोई गिला नहीं है। कुछ ही दिनों में समीर पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वो पहले की तरह ही अपने कदमों पर चलने लगा था। अब उस घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। समीर की माँ अब हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस कबूतर के लिए पानी और दाना रखती। वो अक्सर उस कबूतर के पास बैठकर उससे ऐसे बातें करती जैसे वो घर का कोई सदस्य हो। और वो शौहर, जिसे हमेशा से अपने परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत थी, वो अब अपनी बीवी के दिल में आई इस तब्दीली को देखकर बहुत खुश था। अब उस घर में कोई नफरत, कोई कड़वाहट नहीं थी। और इस तरह ये कहानी पूरी होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत घंटी दबाएं।